अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चूज वाइजली विद ज़ैन। काफ़ी अरसे से भाई मैं वर्क स्टेशन अपना Xeon इस्तेमाल कर रहा था, उसके साथ मैंने HP का लैपटॉप था। ये मेरी ज़रूरत पूरी कर रहे थे। अब मेरा काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर हुआ है, तो अब मुझे रियल अपग्रेड की ज़रूरत थी, मतलब कि PC की अपग्रेड की ज़रूरत थी। तो मैंने कॉन्टैक्ट किया काफ़ी ज़्यादा शॉपकीपर से, मोबाइल पर ही। पंजाब के काफ़ी ज़्यादा हैं, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी। लोगों को बताया कि भाई मुझे 4K वीडियो एडिटिंग के लिए PC चाहिए, तो तरह तरह के रिस्पॉन्स आए। कई ने कहा भाई 10th जनरेशन ले लें, कई ने कहा 11th जनरेशन ले लें, कई शहजादों ने कहा कि भाई वर्क स्टेशन Xeon ले लें, इंटेल की 12 जनरेशन क्या, 13 जनरेशन क्या, सबसे आगे। एक भाई ने तो कह दिया कि भाई 7th जनरेशन के बाद खत्म है, कोई भी 7th जनरेशन जैसी जनरेशन आई नहीं है। तो मुझे पता चल गया कि 95% लोगों को इन डिटेल नॉलेज है ही नहीं, और मैं अपने पैसे बिल्कुल भी जाया नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने अपनी रिसर्च खुद की और ले आया मैं ये 4K वीडियो एडिटिंग PC 2022। वैसे 2 महीने रह गए, 2023 भी आने वाला है, लेकिन ये मेरा फ्यूचर प्रूफ वीडियो एडिटिंग PC होने वाला है इंशाल्लाह। PC की स्पेक्स जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये गेमर्स हजरात के लिए वीडियो डेडिकेटेड नहीं है। हाँ, ये सिर्फ वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक एनिमेशन डिज़ाइनर्स के लिए है, ठीक है। मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको ये सारी चीज़ें बताऊं जिससे आपके पैसे बच सकते हैं और आपका नुकसान ना हो, और आपका PC फ्यूचर प्रूफ बने। मतलब कि 3-4 साल तो कम से कम चलना ही चाहिए, और अगर इसमें आप अपग्रेडेशन करना चाहें तो वो हर लेवल पे आप कर सकें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मदरबोर्ड। PC का सबसे अहम कंपोनेंट होता है, इसी के अंदर सारी चीज़ें फिट होती हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये डिसाइड करता है कि आपका PC जो सा है वो फ्यूचर प्रूफ है या नहीं है। अगर आप 11th जनरेशन का भी मदरबोर्ड लेते हैं तो उसके अंदर 12th जनरेशन का प्रोसेसर नहीं लग सकता, क्योंकि 12th जनरेशन का जो सा प्रोसेसर है उसका साइज और है, उसकी चिपसेट की सॉकेट और है। आपको पूरा मदरबोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा अपग्रेड करने के लिए। इसलिए आप जो भी मदरबोर्ड लें ये जान कर लें कि क्या वो अपग्रेडेबल है। कई पिछले ऐसे मदरबोर्ड हैं जो 9, 10 और 11 तीनों जनरेशन को सपोर्ट करते हैं। मतलब कि 12 जनरेशन के लिए आपको बिल्कुल नया मदरबोर्ड परचेज करना पड़ेगा, जिसके अंदर उसी की स्पेसिफिक सॉकेट लगती है। मैंने जो अपने लिए मदरबोर्ड परचेज किया है वो है गीगाबाइट का B660M। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल लगा। इसके अंदर 4 रैम स्लॉट्स की ऑप्शन है। इसके अंदर आपको डेडिकेटेड वाईफाई भी देखने को मिल जाएगा, जो ये लगा हुआ है मदरबोर्ड के अंदर ही। साथ में आपको इसके अंदर एक ग्राफिक कार्ड की सपोर्ट देखने को मिलती है, और Type-C की इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। अगर आप इससे ज़्यादा अच्छा चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड चीज़ें आपको चाहिए, तो उसमें आप Z690 की तरफ जा सकते हैं। जिस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है वो ये रखना है कि आपने 2 रैम स्लॉट्स वाला मदरबोर्ड नहीं लेना। मतलब कि इसी नाम के साथ आपको 2 रैम स्लॉट्स वाला भी मदरबोर्ड मिल जाएगा। उसका ये नुकसान है कि इन फ्यूचर अगर आप अपनी रैम को अपग्रेड करना चाहें तो आपकी रैम अपग्रेड नहीं होगी, और 2 रैम स्लॉट्स के अंदर आपको दूसरी चीज़ें भी एज़ कम्पेयर टू दिस मदरबोर्ड आपको कम देखने को मिलेंगी। इस मदरबोर्ड के अंदर आपको NVMe की 2 स्लॉट्स देखने को मिल जाती हैं, PCI स्लॉट, और एक के साथ हीट सिंक भी है, मतलब कि जो आपकी हार्ड को ठंडा रखती है, और दूसरी के साथ वो वैसे नॉर्मल है। आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में Z690 और B660M के अंदर क्या डिफरेंस है वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, उसके अंदर आप जाके चेक कर सकते हैं कि कितनी PCI स्लॉट्स का उसके अंदर डिफरेंस है। इससे डबल है हर चीज़ PCI स्लॉट्स में, लेकिन उसके प्राइस भी इससे 40% या 50% भी इंक्रीज हो जाते हैं। ये ओवरऑल DDR4 को सपोर्ट करता है। अगर आप DDR5 सपोर्ट की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर मिनिमम 50% अमाउंट का इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। अगर इस मदरबोर्ड की प्राइस की बात करें तो आपको लोकल मार्केट से 45,000 के राउंड देखने को मिल जाएगा 4K वीडियो एडिटिंग के लिए। अगर आप इसके अंदर 12 जनरेशन का कोई भी प्रोसेसर लगाते हैं तो वो इसे इजीली स्मूथली चला सकता है। मैंने जो इस सिस्टम में अपना प्रोसेसर यूज़ किया है वो i5 12 जनरेशन 12400 है। बहुत से लोग Ryzen सीरीज के प्रोसेसर को पसंद करते हैं। एक बात ये भी कहते हैं कि इसके अंदर कोर्स एंड थ्रेड्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंटेल सीरीज के, लेकिन जिस बंदे ने डेली की 8 से 10 घंटे ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग इस टाइप के टास्क करने होते हैं, उसके लिए वो Ryzen के प्रोसेसर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आते। 12 जनरेशन की स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूँ। 12400 के अंदर 2 वेरिएंट आ रहे हैं, एक 12400 और एक 12400F। आप किसी भी शॉपकीपर को कहेंगे कि यार मुझे 4K वीडियो एडिटिंग के लिए 12400 प्रोसेसर चाहिए, 90% लोगों ने 12400F का बिल बना के आपको दिया। 12400F इससे तकरीबन लमसम 7 से 10 हज़ार रुपये सस्ता पड़ता है। 12400 ही क्यों लगाना है उसमें, इसमें क्या फ़र्क है? इस 12400 सिंपल के अंदर आपको
आई जीपीयू देखने को मिल जाएगा। बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि भाई अगर आप डेडिकेटेड जीपीयू लगवा रहे हो 1.5 लाख का या 2 लाख का, तो आपको क्या ज़रूरत है आई जीपीयू, मतलब कि आपको 12400 की क्या ज़रूरत है अपना 5 से 7 हज़ार या 10 हज़ार रुपये बचा लें। 12400 के अंदर आई जीपीयू है, वो जो कोडेक्स सपोर्ट करता है वो प्लेबैक कोडेक्स, खासकर H.264 और H.265 वो कोडेक दूसरे जीपीयूज भी सपोर्ट नहीं करते। इवन के 3-3, 4-4 लाख वाले ग्राफिक कार्ड भी उनको सपोर्ट नहीं करते। तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? इससे आपको डायरेक्ट 30 to 40% टाइमलाइन प्लेबैक के अंदर आपको स्पीड में बूस्ट देखने को मिलेगा। और दूसरे नंबर पे मैंने i5 ही क्यों लिया, मुझे सस्ता पड़ रहा था। 12400 को अगर कंपेयर करें 12900 के साथ, i9 के साथ, तो उसके अंदर डायरेक्ट 2x जंप लग जाता है प्राइस को। इसी वजह से मैंने i5 को ही पसंद किया। मैंने जो प्रोसेसर के लिए कूलर यूज़ किया है, प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए, वो एक लिक्विड कूलर यूज़ किया है जो कि ट्विस्टर का ARGB कूलर है। इसके साथ आपको 120 mm का पंखा देखने को मिल जाता है। इसके अंदर स्पाइरल लाइटनिंग इफेक्ट है जिसके साथ शेडिंग रिफ्लेक्शन दी हुई है, और इसके साथ जो वाटर ब्लॉक पाइप है वो ब्लैक कलर्स में है, और इसके फैन का जो फिन डिज़ाइन है वो भी बहुत कूल है। जिस बंदे ने 4K, 8K और 6K रेजोल्यूशन के ऊपर काम करना है, उसके अंदर फाइल्स आपको 500 GB, 200 GB, 100 GB इस तरह की आपको देखने को मिलती हैं। और समटाइम्स आपका प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अगर नॉर्मल हार्ड ड्राइव से अगर आप वो फाइल उठाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल वो चल सकेगी। अगर चलेगी भी तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लैग आपको देखने को मिलेगा। सिंपल हार्ड ड्राइव से बेटर ये है कि आप NVMe ही लें। सिंपल हार्ड ड्राइव की स्पीड अगर 500 है तो SSD की स्पीड उससे ज़्यादा होती है, फिर NVMe की स्पीड उससे भी ज़्यादा होती है। PC की कॉस्ट 300,000 के से भी ऊपर चली गई, तो इस वजह से बजट को मैनेज करना वो ज़रा ज़्यादा ज़रूरी था। ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर आप इनको बाद में, जैसे रैम हो गया और हार्ड ड्राइव हो गई NVMe, इसको आप बाद में अपग्रेड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं GPU की, जो कि सिस्टम बिल्ड करते वक्त सबसे ज़्यादा महंगा कंपोनेंट होता है। मैंने जो अपने PC के अंदर GPU लगाया है वो NVIDIA का RTX 3060 Ti मैंने लगाया है। मैं 3060 के साथ भी जा सकता था। 3060 अगर बंदा ले तो आपको मार्केट से 1,10,000 की राउंड अबाउट या 1,05,000 के राउंड अबाउट मिले। तो मुझे ये ग्राफिक कार्ड 3060 Ti 1,35,000 के राउंड अबाउट मार्केट से मुझे मिला है। जब भी आप कोई एनिमेशन VFX ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपका ग्राफिक कार्ड जितना अच्छा हो वो उतना कम है। हाल दो आपको हर लेवल के ऊपर प्रॉक्सीज की ज़रूरत होती है। आप कोई भी ग्राफिक कार्ड ले लें, इवन कि 3090 ले लें, तब भी आपको प्रॉक्सीज बनानी पड़ेंगी अगर आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बाकी ओवरऑल बात करें भाई 1080 4K ये सारी चीज़ें ये जनाब साहब बड़े मज़े से रेंडर करता है और इसकी रेंडरिंग स्पीड बहुत ज़्यादा आउट क्लास है। अगर आपने लेना है तो 3060 लें या 3060 Ti लें अगर आपका बजट इतना है, और नया लें। अब बात कर लेते हैं सप्लाई की। सप्लाई मैंने जो इसके अंदर यूज़ की है वो मैंने थर्मल टेक की सप्लाई यूज़ की है 600 वाट। जब भी आपने पावर सप्लाई परचेज़ करनी है उससे पहले ये देख लेना है कि जो आप ग्राफिक कार्ड यूज़ करने जा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अब जैसे 360 Ti की पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट 600 वाट की है, इसी तरीके से अगर आप 3070 NVIDIA का ग्राफिक कार्ड लेते हैं तो उसकी पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट 650 वाट है। इसी तरीके से अगर आप 3090 पे चले जाते हैं तो आई थिंक 750 वाट की ज़रूरत होती है मिनिमम, और अगर 50 वाट ज़्यादा भी हो जाए तो बेटर है, बुरा नहीं है। 100 वाट भी ज़्यादा हो जाए तो अच्छा है, बुरा नहीं है। अब बात कर लेते हैं केस की। मैंने जो केस यूज़ किया है वो डार्क फिश का केस है। इसका जो मॉडल नंबर है वो BF1 है। आपको मतलब कि पाकिस्तान की मार्केट से कहीं भी मिल जाएगा। आपके इसके जो प्राइस आपको देखने को मिलेंगे वो मेरा ख्याल है 15,000 की राउंड फिगर में मिलेंगे, या 13,000 या 12,000 की आपको राउंड फिगर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके फ्रंट के ऊपर 2 पंखे लगे हुए हैं 200 mm के, ये बिल्ट इन इस बॉक्स के साथ आते हैं। ये आप देख सकते हैं 2 बड़े पंखे हैं, और इन पंखों के आगे अगर मैं अपना हाथ रखूं तो मेरा ख्याल है मेरे हाथ जितने ही बनते हैं ये पंखे। ओवरऑल इसकी कैबिनेट की स्पेस चौड़ी है, अच्छी है, वेंटिलेशन का अच्छा निज़ाम है। ऊपर भी इसके जाली दी हुई अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जाली इसके ऊपर ऐसे प्लेस होती है। पहले मैंने जो उनसे केसिंग सेलेक्ट की थी वो इससे थोड़ी सी थिन थी, लेकिन उसके अंदर क्या था कि मेरा ये कूलर का फ़ैन जो उनसा है उसके अंदर प्रॉपर फिटिंग नहीं आ रहा था, क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा चौड़े होते हैं। इसकी आप साइडों पर भी देख सकते हैं, साइडों पर भी इसकी सारी ओवरऑल वेंटिलेशन का सिस्टम है। और बास केसिंग तो ऐसी हैं, उनके फ्रंट के ऊपर भी 2 से 3 जालियां लगी होती हैं जिसके थ्रू वेंटिलेशन इससे भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। अगर आपका बजट हद से ज़्यादा टाइट है तो मेरा ख्याल है आपको
10th जनरेशन से नीचे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। 10th जनरेशन के अंदर भी आपको मिनिमम i7 या i9 प्रोसेसर के साथ जाना चाहिए। उसके अंदर ये है, आप रैम एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी ग्राफिक कार्ड है, या ग्राफिक कार्ड भी आप तगड़ा ले सकते हैं। NVMe हार्ड ड्राइव जो सी है वो आप नॉर्मल ले लें। आप 1 TB के साथ भी नहीं जा सकते तो बहुत ही हालात ख़राब हैं, तो आप 512 GB के साथ चले जाएँ। इन फ्यूचर आप 2-4 महीने बाद आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, NVMe और लगा सकते हैं, या SSD और लगा सकते हैं, 2 TB की, 4 TB की SSD भी आपका अच्छा गुजारा कर जाएगी। रैम की अगर हम बात करें 16 GB मिनिमम लें, उसके बाद आप बेशक 128 GB तक चले जाएं। लेकिन अगर आप 12th जनरेशन की तरफ जाते हैं तो 12th जनरेशन के अंदर बजट में रहना है तो आप कोशिश करें, प्रोसेसर इसका काफ़ी बजटेड है जो मैंने आपको बताया 12400। अगर आप के पास पैसे अच्छे हैं तो आप 12600 की तरफ चले जाएं या 12500 की तरफ चले जाएं। और अगर आप ऐसा बंदे हैं जिसे कोई पैसे की परवाह नहीं है, 5th जनरेशन बोर्ड के साथ जा सकता है, वो इंटेल 13 जनरेशन के साथ जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं, आप बेशक 10 लाख 15 लाख का पीसी बनवाएं, लेकिन मैंने इस बजट के अंदर रहते हुए मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिस्टम बनाया है जो मेरा 4 साल 5 साल मेरा निकाल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके काफ़ी सवालात का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर कुछ सवाल रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियो में, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब आपको दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।